रेनू अपने ऑफिस में बैठकर फाइल चेक कर रही थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो उसकी सास सुमित्रा जी का फ़ोन था। सास का फ़ोन देखकर रेनू ने जल्दी से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बहू आज जरा जल्दी आ जाना, मेरी बहन ममता आ रही है। बस इतना सुनना था कि रेनू के दिल की धड़कन बढ़ गई। फ़ोन पर सुमित्रा जी अभी भी बोल रही थी, बहू सुन रही है ना? तो रेनू ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ माँ जी, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। हाय राम, ये क्या सुना मैंने? ममता मौसी फिर से आ रही है, उसने खुद से पूछा, जैसे किसी डरावनी हकीकत की पुष्टि कर रही हो। और करे भी क्यों ना, ममता मौसी कोई साधारण इंसान थोड़ी थी। उसने तो उनका दूसरा नाम ही तूफ़ान रख दिया था। वो तूफ़ान जो एक बार घर में दाखिल हो जाए तो समझो सबका चैन सुकून सब गायब हो गया। ममता मौसी की एक एक बात, एक एक हरकतें घर में भूचाल ले आती। उनकी बुलंद आवाज़, तीखी नज़रें और हर चीज़ में कमियां निकालने की आदत। रेनू को सब कुछ एक एक करके याद आने लगा। दरअसल 4 महीने पहले भी ममता मौसी उनके घर आई थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसे रेनू अब तक भूल नहीं पाई थी। रविवार की वो सुबह जब रेनू गुलाबी साड़ी में सजी धजी जल्दी जल्दी कप में चाय छान रही थी, तभी सुमित्रा जी, रेनू की सासू माँ, कमरे से निकलकर आई और रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर चुपचाप रेनू को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अरे बहू, क्या बात है, कहीं जाने की तैयारी है क्या? वो थोड़ा आश्चर्य से बोली। तो रेनू ने कहा, वो क्या है ना माँ जी, दरअसल बात यह है कि रेनू अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सुमित्रा जी ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, समझ गई मैं, मायके जाने की तैयारी है तुम्हारी। ये सही किया, तुम्हारा सारा हफ्ता ऑफिस की नौकरी में निकल जाता है और रविवार को तुम्हें मायका याद आ जाता है। ये सुनकर रेनू तुरंत बोली, नहीं माँ जी, मायके नहीं जा रही, आज मुझे ऑफिस जाना है, एक ज़रूरी मीटिंग है, सभी को बुलाया है। यह सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, अच्छा ये कौन सा तरीका है? रविवार को ऑफिस में कोई नियम कायदा है कि नहीं? तुम्हारे ऑफिस वालों का बुलाया है तो बुलाते रहे, कोई ज़रूरत नहीं है आज ऑफिस जाने की। रेनू नरमी से बोली, माफ़ कीजिएगा माँ जी, लेकिन जाना ज़रूरी है। कल रात ही बॉस का फ़ोन आया था, कंपनी के बड़े अफसर आ रहे हैं। जो मीटिंग सोमवार को होनी थी वो आज रख ली गई है और प्रेजेंटेशन मुझे ही देना है। पर आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने सबके लिए पराठे बनाकर रख दिए हैं। सब्जी बनाने का टाइम नहीं मिला, पर रात को दही जमा दी थी, फ्रिज में रखी है, आप सब लोग खा लीजिएगा। लेकिन सुमित्रा जी का गुस्सा अब उफान पर था। तेरे पराठे और दही का मैं क्या करूं? वो लगभग झल्ला उठी। मैंने 2 दिन पहले ही बताया था ना कि तुम्हारी ममता मौसी आ रही है, भूल गई क्या? ओहो, दिन भर की भाग दौड़ और ऑफिस की टेंशन में वो तो भूल ही गई थी कि आज उसकी मासी सास ममता जी घर आने वाले हैं। अच्छा, इसीलिए आज सासू माँ इतनी गुस्से में है, क्योंकि मासी जी की खातिरदारी के लिए मैं घर पर नहीं रहूँगी। सारी दुनिया एक तरफ है और ममता मासी एक तरफ है। रेनू मन ही मन बड़बड़ा रही थी, माँ जी वो मेरे दिमाग से निकल गया, ध्यान ही नहीं रहा। रेनू ने हकलाते हुए कहा तो सुमित्रा जी तंज कसते हुए बोली, अरे तुझे अपने ऑफिस के अलावा कुछ और याद ही कहाँ रहता है? अब जा फ़ोन कर अपने बॉस को और बोल दे कि तू नहीं आ रही आज। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा मतलब है कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी मुश्किल से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। सुमित्रा जी कुछ कहने को हुई, उससे पहले ही पीछे से तेज आवाज़ आई, क्या सुमित्रा, तुम भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? महेश जी हाथ में अखबार लिए नाराज़गी जताते हुए बोले, अरे अगर बहू का जाना ज़रूरी है तो जाने दो ना, एक दिन क्या तुम काम नहीं कर सकती?
बहू तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, पीछे सब संभल जाएगा। रेनू को वैसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही थी। ससुर जी की हरी झंडी मिलते ही उसने राहत की सांस ली और तुरंत कमरे की ओर कदम बढ़ाए। बैग उठाया और एक बार पलटकर कहा, थैंक यू पापा जी, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूँगी। तभी महेश जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, काम मन लगाकर करना बेटा, बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेनू तो हामी भरते हुए ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन उसके जाने के बाद रसोई में जैसे एक सन्नाटा पसर गया। सुमित्रा जी अभी भी बोहें ताने खड़ी थी। तीखी नज़र से उन्होंने अपने पति को देखते हुए कहा, बड़ी तरफदारी करते हो अपनी बहू की, आपने ही तो सिर पर चढ़ा रखा है इसे। पत्नी का गुस्सा देख महेश जी हंसते और अखबार खोलते हुए कुर्सी पर बैठ गई और बोले, सुमित्रा, बहू नौकरी करती है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। जैसे उसे ऑर्डर मिलता है वैसे उसे काम करना पड़ता है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं जहां इतवार की छुट्टी तय हो। ऊपर से बेचारी सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़ करती रहती है और फिर तुम भी उसे बातें सुनाने लगती हो। वैसे आज तक तो तुमने हमेशा बहू का साथ दिया था घर के कामों में, फिर आज अचानक क्यों गुस्सा करने लगी। अब सुमित्रा जी की आवाज़ धीमी पड़ गई। थोड़ी देर वो चुप रही, फिर जैसे दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश में बोली, हाँ मैं समझती हूँ उसकी मजबूरी, मैं उसका साथ भी देती हूँ, लेकिन आप भी तो जानते हैं आज ममता आ रही है, उसे ये देखकर कितना बुरा लगेगा कि उसके आने का पता होने के बावजूद भी बहू घर पर नहीं टिकी। मेरी बेइज्जती होगी सो अलग कि रविवार का दिन होते हुए भी बहू ठाठ से ऑफिस गई है और सास यहाँ रसोई में पिस रही है। अरे बेइज्जती की चिंता छोड़ो और काम की सोचो। उसके आने से पहले ही हम सब तैयारी कर लेते हैं। तुम सब्जियों के लिए तड़का बनाओ, मैं सब्जियां काटता हूँ। ममता जब तक आएगी खाना तैयार होगा, दोनों मिलकर करेंगे तो काम भी हो जाएगा और देर भी नहीं लगेगी। महेश जी ने कहा तो सुमित्रा जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप सब्जी काटेंगे, इस अखबार से फुर्सत है आपको? तो अखबार एक तरफ रखते हुए महेश जी बोले, लो रख दिया मैंने अखबार, अब जल्दी से बता दो मुझे कौन कौन सी सब्जियां काटनी है। पहले तो सुमित्रा जी ने तिरछी नज़रों से घूरा, फिर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में ही घर का माहौल हल्का हो गया। महेश जी बड़े इत्मीनान से सब्जियां काट रहे थे और सुमित्रा जी गैस पर सब्जियों के लिए तड़का बना रही थी। ज़रा नमक देखिएगा, कम तो नहीं है। सब कुछ बनने के बाद सुमित्रा जी ने कहा तो महेश जी भी मुस्कुराकर मजाकिया लहजे में बोले, अरे तुम्हारी बनाई सब्जी में कभी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्या? कहते हुए उन्होंने एक चम्मच भरकर सब्जी चखी और स्वाद आते ही बोले, आज तो वही पुराना स्वाद जुबान पर उतर आया। वाह भाग्यवान, तुम्हारे हाथों में तो आज भी वही जादू है। आप भी ना बुढ़ापे में भी फिल्मी डायलॉग मारने से बाज नहीं आते, सठिया चुके हो क्या? सुमित्रा जी की हंसी पूरी रसोई में गूंज गई। तभी बाहर से ऑटो रुकने की आवाज़ आई तो सुमित्रा जी चेहरे पर मुस्कान बिखरे बाहर की ओर चल दी। ममता जी ऑटो से उतरी, दबंग अंदाज, बेपरवाह चाल और चिर परिचित मुस्कान, हरे रंग की चमचमाती साड़ी, ऊंचा जूड़ा और हाथ में भारी बैग। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो सालों से ही बरकरार था। आओ आओ ममता बहन, तुम्हारा ही इंतजार था, सुमित्रा जी ने गर्मजोशी से कहा और दोनों बहनें गले मिल गईं। गेट पर ही बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सफ़र ठीक तो रहा ना? हाँ क्या बताऊँ, ऑटो वाले ने तो पूरे शहर का चक्कर लगवा दिया, कहाँ कहाँ नहीं घुमाए मुझे, थक गई अब तो मैं। तभी महेश जी ने ममता जी का बैग थामा और तीनों अंदर आ गई। ममता घर में घुसी तो सबसे पहले उनकी तेज नज़रें चारों तरफ घूमी। वैसे सुमित्रा, घर तो तुमने बहुत अच्छा संभाल रखा है, ममता जी ने तारीफ की, लेकिन उनकी आंखें अभी भी इधर उधर घूम रही थी। सुमित्रा जी भी जरा सी मुस्कुरा दी, अरे बहन, अब तो बहू सब संभालती है। उसी समय ममता जी की नज़र बहू के कमरे की ओर गई।
अरे ये बहू कहाँ गायब है, दिखाई क्यों नहीं दे रही? ममता जी ने अपनी बुलंद आवाज़ में पूछा। तो सुमित्रा जी ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा झेपते हुए बोली, बस क्या बताऊं बहन, बहू नौकरी करती है ना, आज रविवार को भी ऑफिस बुला लिया उसे। ये सुनकर ममता जी की आंखें और चौड़ी हो गई। रविवार को? वो हैरानी से बोली। उसी वक्त संदीप अपने 5 साल के बेटे को गोद में लेकर कमरे से बाहर आया। हाथ में फ़ोन था, लेकिन मौसी को देखकर फ़ोन जेब में डाल लिया। अरे संदीप बेटा, आओ ना, ममता जी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर थोड़ी हैरानी से बोली, आज रविवार को भी ऑफिस गई है बहू, ये क्या बात हुई भला? तो संदीप ने धीरे से कहा, बस मौसी, प्राइवेट नौकरी है, कोई सरकारी तो नहीं, छुट्टी का कोई भरोसा नहीं है। ये सुनकर ममता जी ने सीरियस होकर कहा, मैं तो तुम सब लोगों से मिलने आई थी, बहू के बिना तो सब अधूरा लगेगा। तभी सुमित्रा जी मुस्कुराई। अरे बहन, हम लोग तो हैं ना, बैठकर गप्पे मारेंगे। वैसे भी बहू कह रही थी कि जल्दी आ जाएगी। लेकिन सुमित्रा, अगर बहू नहीं है तो खाना कौन बनाएगा? और ये मत कहना कि बाहर से मंगवा लेंगे। बाहर का वो सड़ा सा खाना मैं नहीं खाती, ना पेट मानता ना तबीयत। तो सुमित्रा जी ने तुरंत जवाब दिया, अरे कौन कह रहा है बाहर से मंगवाने को, बहू सब बनाकर गई है। अच्छा, ममता जी की आंखों में राहत आई। फिर तो ठीक है, बस में थी, तब से भूख लग रही है, लाओ जल्दी से कुछ खाने को दे दो। तभी सुमित्रा जी और महेश जी ने फुर्ती दिखाई। मेज़ पर खाना सज गया। आलू गोभी की सब्जी, मसालेदार दाल और साथ में मिर्ची का अचार। सुमित्रा जी गर्मा गर्म रोटियां सेक कर सबको परोसने लगी। तभी ममता जी ने एक नज़र खाने पर डाली और तारीफ करते हुए बोली, वाह, खाना तो लाजवाब दिख रहा है, बहू ने बनाया है तो स्वाद भी अच्छा होगा। तीनों खाने की मेज़ पर बैठ गई। ममता जी ने पहला कोर लिया तो एकदम से ठिठक गई। एक बात पूछूं सुमित्रा? हाँ पूछो ना, क्या ये सब बहू ने बनाया है? सुमित्रा जी का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। कुछ पल तो जवाब ही नहीं बना। फिर जल्दी से बोली, हाँ हाँ, बहू ने ही तो बनाया है। तभी ममता जी की आंखें गहराई से सुमित्रा जी के चेहरे पर टिक गई। मुझसे झूठ है, तेरी बहन हूँ मैं, तेरे हाथों का स्वाद नहीं पहचानूंगी क्या? ये सुनकर पसीने की बूंदें सुमित्रा जी के माथे पर चमकने लगी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने पति की ओर देखा और बोली, देखा, कहा था ना मैंने, ममता पहचान जाएगी कि ये खाना मैंने बनाया है। तो महेश जी भी मुस्कुरा उठे और बोले, हाँ भाई, मान गए तुम बहनों को, सच में कितना अच्छे से पहचानती हो तुम एक दूसरे को। तुम दोनों का तो कोई जवाब ही नहीं है। ममता जी ने एक विजेता की मुस्कान बिखेरी और फिर खाने में जुट गई। ठीक है, स्वाद तो वाकई लाजवाब है, ममता जी ने कहा। तो सुमित्रा जी भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद खाना खत्म हुआ तो महेश जी उठते हुए बोले, मैं ज़रा बाहर टहलने जा रहा हूँ, थोड़ी ताज़ी हवा ले लूँ। तो संदीप भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोला, हाँ, मैं भी दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। मासी, आप और मम्मी गप्पे मारो, मैं जल्दी लौटूंगा। दोनों घर से निकल गई तो ममता जी ने बातों का सिलसिला फिर से छेड़ा, वैसे सुमित्रा, तुझे नहीं लगता कि तूने बहू को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी जो आज घर पर नहीं रह सकती थी? ये सुनकर सुमित्रा जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बात टालने की कोशिश की। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन ममता जी को बात टालना मंजूर नहीं था। अरे ठीक क्या खाक है, अगर बहू घर ना संभाल पाई तो फिर अपने बेटे की शादी करने का क्या फ़ायदा? मैंने तो ऐसी ऐसी बहुएं देखी हैं जो घर भी संभालती हैं और बाहर काम भी करती हैं, और सास वो तो बस बैठकर आराम फरमाती हैं। अरे सारी उम्र काम ही तो किया है हमने, अभी इस उम्र में भी हमें रसोई में पिसना पड़ेगा, तो फिर बहू लाने का क्या फ़ायदा हुआ? तो सुमित्रा जी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, अरे ममता, मेरी बहू भी कम नहीं है,
जितनी देर घर पर रहती है पूरा घर संभालती है, सुबह से रात तक भाग दौड़ करती है, फिर बाहर जाकर पैसा भी कमाती है। अगर डांट भी लगा दूं तो चुपचाप सुन लेती है, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। कहते हुए सुमित्रा जी मुस्कुरा दी, लेकिन सुमित्रा जी के मुंह से बहू की तारीफ ममता जी के गले से उतर नहीं रही थी। वो तपाक से बोली, लेकिन इस सब का तुझे क्या फ़ायदा मेरी बहन? वो रहती कितना है घर पर जो घर संभाल लेगी? मुझे ही देख ले, दो दो बहुओं की सास हूँ। घर के काम की जिम्मेदारी मैंने दोनों में बांट रखी है। पहले ही बोल दिया था कि नौकरी नहीं करनी। अब दोनों बहुएं पूरा घर संभालती हैं। मेरी एक आवाज़ पर दोनों जी माँ जी कहते हुए मेरे हर हुक्म का पालन करती हैं। और यहाँ तेरी बहू दिन भर बाहर ऐश करती है और तुझे रसोई में झोंक कर रखा है। सुमित्रा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बर्तन लेकर रसोई में चली गई। तो ममता जी भी पीछे पीछे आई और हैरान होकर बोली, अच्छा अब बर्तन भी तू ही धोएगी? तो सुमित्रा जी ने शांति से जवाब दिया, हाँ, वो आज बाई नहीं आएगी, इसलिए बर्तन भी धोने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं है, बस ज़रूरत के थोड़े से बर्तन धो लूँगी। ये सुनकर ममता जी के चेहरे पर नाराज़गी उभर आई और बोली, तो तेरी बहू रानी क्या करेगी? तू ही सबके लिए खाना बनाएगी और तू ही पीछे से साफ सफाई करेगी। इस हिसाब से तू अपनी बहू की नौकरानी बन गई है। तभी सुमित्रा जी ने सिंक में बर्तन रखते हुए जवाब दिया, अरे लो, मैं क्यों बनूंगी बहू की नौकरानी? ये तो घर का काम है, बाई नहीं आई तो खुद करना पड़ेगा। तभी ममता जी ने तंज कसा, वाह मेरी बहन, अच्छा पागल बना रखा है तेरी बहू ने तुझे। भूल मत कि तुम ममता की बहन है। ऑर्डर चलाना सीख, नौकरानी बनना नहीं। बोल दे अपनी बहू को कि अब घर में बैठो और घर संभालो। तभी सुमित्रा जी ने बर्तन धोते हुए हंसकर कहा, लो, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैंने कहा, और वो मान गई। रेनू किसी भी हाल में नौकरी नहीं छोड़ेगी, पैसा कमाने का जुनून है उसमें। ये सुनते ही ममता जी ने अपना माथा पकड़ लिया, हे भगवान, फिर ऐसी लड़की को बहू बनाकर ही क्यों लाई तू तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठी बहन। तो सुमित्रा जी थोड़ा विरोध करते हुए बोली, नहीं ममता, मेरी बहू बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। थोड़ा घर का काम मैंने कर लिया तो इसमें मेरी ज़िंदगी बर्बाद कैसे हो गई? अरे बहन, सबसे ज़रूरी यही है, घर का काम। अगर एक औरत घर का काम नहीं कर सकती, घर वालों के लिए खाना नहीं बना सकती, तो क्या फ़ायदा उसके औरत होने का? सुमित्रा जी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। क्या ममता सही कह रही है? उनके मन में एक हल्का सा संदेह जागने लगा। वो चुप रही, बस सिर हिलाकर ममता जी की बात सुनती रही। ममता जी ने उनकी चुप्पी को अपनी जीत समझा और आगे बोली, देख, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, बहू को अब घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तूने भी तो सारी ज़िंदगी घर संभाला है, अब इस उम्र में तुझे आराम करना चाहिए। ममता जी की बातें उनके मन में एक बीज बो गई जो धीरे धीरे जड़ जमाने लगी थी। शाम हो चुकी। ममता जी और सुमित्रा जी की बातों का सिलसिला अब धीमा पड़ चुका था। तभी ममता जी ने घड़ी पर नज़र डाली, फिर सवालिया लहजे में बोली, तू तो कह रही थी ना कि तेरी बहू जल्दी आ जाएगी, लेकिन अब तो मेरे जाने का वक्त हो गया है बहन। कहाँ है वो महारानी? सुबह से ममता जी की बातें सुमित्रा जी के मन में गहरी उतर रही थी और अब रेनू की देरी ने उस आग में जैसे घी डाल दिया हो। वो चुप रही, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी उभरने लगी। अब तक तो आ जानी चाहिए थी, कम से कम बता तो देती। वो सोच ही रही थी कि तभी डोर बेल बजी। सुमित्रा जी उठी, लो आ ही गई बहू, और दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोलते ही रेनू अंदर आई। माथे पर पसीना था, बाल बिखरे हुए, आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरा चमक रहा था। आते ही उसने बैग को एक तरफ रखा और मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया। बॉस ने मेरी बहुत तारीफ़ की। प्रमोशन का पूरा पूरा चांस है इस बार। कहते हुए उसने ममता जी की ओर देखा और उनके पैर छुए। ममता जी,
रेनू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक शिकायती लहजे में बोली, वाह रेनू बहू, तू तो बहुत कमाल करती है। घर पर मेहमान आए और कोई काम हो, ये नहीं कि घर संभाले, तुझे तो बस अपनी नौकरी प्यारी है। ये सुनकर रेनू का चेहरा एक पल को मुरझा गया। वो सफाई देने की कोशिश में बोली, मासी जी ऐसा नहीं है, आज एक ज़रूरी मीटिंग थी। लेकिन तभी ममता जी ने उसकी बात काट दी, बस कर बहू, अपनी नौकरी के लिए ऐसा भी क्या जुनून कि तू अपने घर का ध्यान भी नहीं रखती। तू ये भूल रही है कि तू पहले एक औरत है, बाद में किसी कंपनी की कर्मचारी, और औरत का धर्म होता है अपने घर को संभालना। लेकिन तू तो इसी में फेल हो गई। रेनू स्तब्ध रह गई। वो कुछ कहने को हुई, लेकिन ममता जी ने अपना बैग उठाया और बोली, चलो अब मैं चलती हूँ, मैं तुझे बाहर तक छोड़ देती हूँ। पीछे से आते हुए सुमित्रा जी ने कहा तो ममता जी ने पलटकर तंज भरे अंदाज में हंसते हुए कहा, नहीं नहीं सुमित्रा, तू अपनी बहू के साथ रह, उसे पानी पिला, खाना खिला, सेवा कर उसकी। थक कर आई है ना बेचारी। तू बिना ममता कुछ भी बोलती है, नाराजगी भरे स्वर में कहते हुए सुमित्रा जी अपनी बहन को ऑटो तक छोड़ने गई। लेकिन घर आने के बाद ममता जी की बातें अब उनके मन में एक तूफान की तरह गूंज रही थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनके साथ गलत हो रहा है। रेनू को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, आखिर बहुएं घर के काम के लिए ही तो होती हैं। अब तो सुमित्रा जी के मन में जैसे एक फैसला पक्का हो गया था। अब बहुत हुआ, अब अपनी बहू की नौकरी छुड़वानी ही है। अगले दिन सुबह जब संदीप नाश्ते के वक्त मेज पर अखबार पढ़ रहा था तो सुमित्रा जी ने मौका देखकर बात छेड़ी दी। संदीप, मैं सोच रही हूँ कि रेनू को अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए। घर का कामकाज ठीक से नहीं हो पाता। संदीप ने अखबार नीचे रखा और हैरानी से अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, माँ, वो घर बैठकर क्या करेगी? अच्छा भला तो चल रहा है सब कुछ। सुबह का सारा काम तो वो करके ही जाती है, बाकी आप संभाल ही लेती हैं। सुमित्रा जी की भौहें तन गई। संभाल लेती हूँ मतलब ये क्या बात हुई? मैं इस उम्र में रसोई में खपूँ और वो दिन भर घर की जिम्मेदारियों से आज़ाद रहे। तभी महेश जी जो पास की कुर्सी पर चाय पी रहे थे वो बोले, सुमित्रा, संदीप ठीक ही तो कह रहा है, बहू पढ़ी लिखी है, मेहनती है, नौकरी करती है, तो इसमें परेशानी क्या है? वो घर भी तो संभालती है और 4 एक्स्ट्रा पैसे भी घर में आते हैं, तो हर्ज क्या है उसकी नौकरी करने में? महेश जी समझ चुके थे कि ये सब बातें सुमित्रा जी के दिमाग में किसने भरी हैं, लेकिन उनकी बात पर सुमित्रा जी का चेहरा सख्त हो गया। अच्छा, क्या खाक संभालती है घर? मेहमान आ जाएं तो भी वो ऑफिस निकल जाती है, ये कोई तरीका है भला? जहाँ तक रही पैसों की बात, तो उसकी कमाई से नहीं चल रहा ये घर। घर का सारा खर्चा मेरा बेटा संभालता है। उनकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। ममता जी की बातें सुमित्रा जी के मन में इतनी गहरी उतर चुकी थी कि वो अपने इरादे से टस से मस ना हुई। उस दिन के बाद से सुमित्रा जी का व्यवहार बदल गया। पहले वो रेनू की थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, कभी सब्जी काट देती, कभी कपड़े तय कर देती, लेकिन अब उन्होंने सारा काम रेनू के सिर पर डाल दिया। रसोई से लेकर कपड़ों तक हर छोटा बड़ा काम अब रेनू की जिम्मेदारी में आ गया था। एक दिन रेनू जब ऑफिस से लौटी तो चेहरे पर दिन भर की थकान की गहरी लकीरें थी। दरवाज़ा खोलते ही संदीप की आवाज़ गूंजी। वो सोफे पर पसरा हुआ फ़ोन में उलझा था। अरे रेनू, कहाँ रह गई थी? मैं कब से चाय के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। रेनू ने थोड़ा चौंक कर संदीप की ओर देखा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सुमित्रा जी अपने कमरे से बाहर निकली। उनकी आंखों में नाराज़गी की चिंगारी थी। बस बस, ये बहाने बाद में सुनाना, पहले मेरे बेटे के लिए चाय बना दे। बेचारा थक कर ऑफिस से लौटा है और तेरा तो कुछ अता पता नहीं। रेनू एक पल के लिए ठिठक गई। सुमित्रा जी की एक कठोर आवाज़ उसके दिल में चुभ गई। पहले माँ जी कितने प्यार से बात करती थी, लेकिन अब हर शब्द में ताने, हर बात में एक अनकहा इल्ज़ाम। उसका मन कुछ कहने को हुआ,
लेकिन वो चुप रह गई और रसोई की ओर चली गई। माँ जी का ये बदला हुआ रवैया, संदीप की बेरुखी, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और चाय बनाकर सबको दी। अब सब कुछ उसी के जिम्मे में था। कपड़े भी तो पड़े थे सारे, जो सुबह वो धोकर गई थी, उन्हें भी तय करना बाकी था। पूरा दिन ऑफिस में काम करके वो पहले ही टूट चुकी थी और रही सही कसर अब पूरी हो चुकी थी। अब आखिरकार वो बिस्तर पर गिरी तो नींद ने उसे पलक झपकते ही अपने आगोश में ले लिया। उसे पता ही न चला कि कब आंखें बंद हो गई। अगली सुबह भी भागते भागते बड़ी मुश्किल से सारा काम निपटा पाई थी कि तभी ऑफिस की कैब का हॉर्न बजा। खुद को शीशे में देख भी नहीं पाई और जैसे तैसे बालों में कंघी करके पर्स उठाकर दौड़ गई। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह रेनू उठी तो देखा कि उसका बेटा प्रीतम बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदल रहा था। उसका चेहरा लाल था। प्रीतम, रेनू ने चिंतित स्वर में पुकारा और उसका माथा छुआ तो माथा तप रहा था। रेनू एक पल को हड़बड़ा गई। अरे, तुझे तो तेज बुखार है। उसने तुरंत थर्मामीटर निकाला। बुखार चेक किया तो 102 डिग्री था। रेनू ने बिना देर किए घर में रखी बुखार की दवाई दी, फिर बेटे के माथे पर गिल्ली पट्टी रखने लगी। संदीप ने साफ साफ कह दिया कि वो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए रेनू को ही घर पर रुकना पड़ेगा। रेनू ने ऑफिस में मेल करके वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मांगी, लेकिन बॉस ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। क्लाइंट की मीटिंग आज शाम तक है, तुम्हारी रिपोर्ट ज़रूरी है, घर से कर लो, पर भेजनी तो आज ही है। रेनू ने गहरी सांस ली। दवा लेने के बाद उसने प्रीतम को सुलाया और कमरे से बाहर आकर सुमित्रा जी से बोली, माँ जी, आप ज़रा प्रीतम के पास बैठ जाएंगी क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तब तक थोड़ा ऑफिस का काम कर लूँ। रेनू ने कहा तो सुमित्रा जी अपना सर पकड़कर बोली, अरे, मुझे तो पहले से ही सर में दर्द हो रहा है, ज़रा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। रेनू टेंशन में आ गई। एक तो बेटा बीमार, ऊपर से ऑफिस का प्रेशर, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। लेकिन तभी पीछे से सुमित्रा जी की आवाज़ आई, कितनी बार कहा है कि ऑफिस का काम घर पर मत लाया करो, पर मेरी कोई सुने तब ना। अरे, बच्चे से भी ऊपर कुछ होता है क्या? रेनू बेमन से रसोई में गई, पर जाते ही उसके कदम वहीं ठिठक गई। सिंक में रात के जूठे बर्तन अभी तक वैसे ही पड़े थे। अरे माँ जी, काम वाली नहीं आई क्या? तो सुमित्रा जी को जैसे कुछ याद आया। अरे हाँ, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी, वो बाई तो आज की छुट्टी पर है। अच्छा हुआ तूने आज की छुट्टी ले ली, अब बर्तन भी धो दे, कब तक पड़े रहेंगे? रेनू ने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से चाय बनाकर सुमित्रा जी को दी और फिर बर्तन धोने में जुट गई। वक्त तेजी से निकलता जा रहा था। तभी फ़ोन बजा। हाथ पोंछकर उसने फ़ोन उठाया। रेनू, तुमने अभी तक फ़ाइल नहीं भेजी? बॉस की आवाज़ सख्त थी। बस मैं अभी भेजती हूँ सर, उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया और रसोई यूं ही छोड़कर दौड़ी। भागदौड़ करते करते आज उसकी हालत खराब हो गई थी। शाम का वक्त हुआ तो सुमित्रा जी सत्संग सुनने निकल गई। रेनू, जो दिन भर प्रीतम की देखभाल, ऑफिस के काम और रसोई के बोझ में उलझी रही, अब हॉल में अकेली बैठी थी। उसका शरीर टूट चुका था और मन और भी भारी था। कोई पूछने वाला नहीं था कि वो कैसी है। संदीप भी अब बस बाहर की जिम्मेदारी निभा रहा था, उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने सोफे पर सर टिका लिया और अनायास ही उसके आंखों से आंसू लुढ़क आए। उसी वक्त हल्की सी आहट हुई तो रेनू ने जल्दी से आंचल से अपने आंसू पोंछे। देखा तो महेश जी अंदर आ चुके थे। रेनू के नम आँखें और झुका हुआ चेहरा देखकर उनका दिल पसीज गया। वो समझ गए थे कि बहू की इस हालत का कारण क्या है। धीरे से पास बैठते हुए उन्होंने कहा, बस बेटा, रो मत, मैं तुझे अपनी बेटी मानता हूँ और अपनी बेटी को इतना परेशान मैं नहीं देख सकता। रेनू ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी नम थीं। उसने धीरे से कहा,
मैं थक गई हूँ पिताजी, कोशिश करती हूँ सब संभालने की, लेकिन देखता हूँ बेटा, हर चीज़ देखता हूँ मैं। महेश जी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन हालात से लड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उनके सामने घुटने टेक दें या फिर समाधान खोजें। बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होती है बेटा। अगर तुम बदलाव चाहती हो तो अब तुझे फैसला लेना होगा। रेनू ने सिर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में ही अटक गए। अगले दिन शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त रेनू के चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसकी चाल में एक स्थिरता थी। आंखों में थकावट के स्थान पर कुछ बदलने का संकल्प था। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि सब लोग ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। जैसे ही रेनू ने अपना पर्स टेबल पर रखा, सुमित्रा जी की आवाज़ आई, आज फिर से लेट, अब क्या बहाना है? रेनू ने सुमित्रा जी की ओर देखा, फिर आराम से सोफे पर बैठते हुए बोली, बस माँ जी, आज आखिरी बार लेट हुई हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कल से सारा काम समय पर होगा। सुमित्रा जी ने चौंक कर देखा। अरे ऐसा क्या हो जाएगा कल से? रेनू ने शांत स्वर में कहा, मैंने आज अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया है। कल से मैं घर पर रहूँगी और सारा काम संभालूंगी। प्रीतम को भी पूरा समय दूंगी। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी के चेहरे पर विजयी मुस्कान खिली, लेकिन संदीप चौंक पड़ा। क्या तुमने नौकरी छोड़ दी बिना मुझसे पूछे? रेनू ने उसकी आंखों में देखा। पूछती तो तुम रोक लेते, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। सुमित्रा जी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। बहू, तूने बिल्कुल ठीक किया, यही चाहिए था मुझे। अब घर पर रह और सब संभाल। वैसे भी ये नौकरी वोकरी औरतों के बस की बात नहीं है। संदीप ने माँ की ओर देखा और अपना माथा पकड़ लिया, लेकिन माँ की खुशी देखकर वो चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वहीं महेश जी चुपचाप कोने में बैठे सब देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दिन बीतने लगे। रेनू अब घर के काम में लगी रहती थी। 15 दिन हो चुके थे उसे नौकरी छोड़े हुए। एक दिन घर में शादी का निमंत्रण आया। सुमित्रा जी तैयारी के बारे में सोच रही थी। अरे संदीप, ज़रा 10,000 रुपये देना, तेरी बुआ की यहाँ शादी है तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, उसमें खर्चा भी होगा। तो संदीप ने अनमने स्वर में कहा, माँ अभी नहीं है मेरे पास, आपके पास जो रखे हैं उन्हीं से देख लो, मैं बाद में दे दूँगा। सुमित्रा जी थोड़ा झुंझलाई। 2 दिन बाद उनका चश्मा टूट गया। दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। संदीप, अब तो कुछ पैसे दे दे बेटा, चश्मा बदलवाना है, दवा भी लेनी है। संदीप अब परेशान हो उठा। माँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्यों बेटा, तनख्वाह तो कुछ दिन पहले ही आई थी, सुमित्रा जी ने कहा। तो संदीप खींचते हुए बोला, हाँ आई थी, लेकिन उसमें से 20,000 घर की EMI चली गई, 10,000 प्रीतम की स्कूल की फीस और बाकी के खर्चों में अभी आधा महीना बाकी है। क्या करूं, कैसे मैनेज करूं? तभी महेश जी ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन बेटा अब तक तो पैसों की दिक्कत कभी नहीं हुई। संदीप ने अपने पिता की ओर देखा और गुस्से से बोला, कैसे होती दिक्कतें? रेनू की नौकरी से 30,000 रुपये हर महीने आते थे, उसी से घर की EMI और स्कूल की फीस निकलती थी। कहते हुए संदीप झटके से उठ खड़ा हुआ और रेनू की तरफ देखते हुए उलाने भरे स्वर में बोला, ये तो नौकरी छोड़कर ऐसे बैठ गई है जैसे घर के खर्चों से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। कुछ दिनों में प्रमोशन भी होने वाला था। प्रमोशन के साथ तनख्वाह भी 1.5 गुना बढ़ जाती। ये सुनते ही सुमित्रा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर संदीप चिल्लाया, कभी सोचा भी है तुमने इतनी महंगाई में घर कैसे चलेगा? मैं अकेला सब कुछ कैसे संभाल लूँगा? रेनू कुछ बोलती, उससे पहले ही महेश जी की गंभीर आवाज़ आई, बेटा ये सवाल बहू से नहीं अपनी माँ से पूछो। सुमित्रा जी ने चौंक कर देखा, क्या मतलब है आपका? मैंने तो नहीं कहा था बहू को नौकरी छोड़ने के लिए, उसने खुद की मर्जी से फैसला लिया है। अपना बचाव करते हुए सुमित्रा जी ने कहा, लेकिन महेश जी आज बख्शने वाले नहीं थे।
हाँ, फैसला बहू का था, लेकिन उस फैसले की नींव किसने डाली ये भी समझना होगा। मैं तो बस इतना कहता हूँ सुमित्रा कि जैसे कमाने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, वैसे घर संभालने के लिए भी एक से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। तुम हमेशा सोचती रही कि तुम्हारा बेटा ही दिन भर काम करके ऑफिस से थक हार कर आता है, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि बहू भी तो दिन भर काम करती है, ऑफिस से थक हार कर घर आती है। क्या उसका ऑफिस अलग है जहाँ फूलों का बाग लगा हो, जहाँ वो झूले पर बैठकर बस हवा खाती हो? नहीं सुमित्रा, वो भी उसी तरह काम करती है जैसे बेटा करता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो भी घंटे झुकी रहती है। मीटिंग में उसकी भी सांसें अटकती हैं। डेडलाइन का बोझ उसके भी कंधों पर होता है। लेकिन तुमने तो नहीं सोचा कि बहू भी थकती होगी। वो भी हार्ड मास की बनी है, कोई मशीन नहीं कि सुबह से रात तक बिना थके चलती रहे। कभी उसका मन भी करता होगा कि ऑफिस से लौटकर 2 पल चैन से बैठे। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेश जी की बात सुमित्रा जी के मन को तीर की तरह चीर रही थी। उनकी नज़रें अब जमीन में गड़ रही थी, जैसे पछतावे का बोझ उन्हें नीचे खींच रहा हो। मन ही मन वो खुद को कोस रही थी। मैं अपनी बहू के लिए इतनी क्रूर कैसे हो गई? ममता की बातों में आकर मैंने रेनू के साथ इतना अन्याय कैसे कर दिया? उनकी आंखों से पछतावे के आंसू लुढ़क पड़े। तभी चुप्पी को तोड़ता हुआ संदीप बोल पड़ा। उसकी आवाज़ में आत्मग्लानि थी। वैसे रेनू, गलती तो मेरी भी है। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर के सुख साधन जुटाने के लिए पैसे कमा सकती है, तो मैं भी तो घर के काम में उसका हाथ बटा सकता था ना, उसके बोझ को हल्का कर सकता था। इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी तो हूँ। संदीप की स्वीकारोक्ति सुनकर रेनू की आंखें भर आईं। उसकी बातों ने उसके मन को एक अनकही राहत दी। सुमित्रा जी भी अब और बर्दाश्त ना कर सकी। वो उठी और रेनू के पास आकर कांपते स्वर में बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैं अपनी बहन ममता की बातों में बह गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठूंगी। तूने इस घर के लिए इतना किया और मैंने तुझे सिर्फ ताने दिए। अरे नहीं माँ जी। रेनू ने झट से उनके हाथ थाम लिए। आप तो माँ हैं हमारी, और माँ कभी अपने बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती। वैसे अगर आप कहें तो मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर सकती हूँ। इतना सुनते ही सुमित्रा जी ने उसे सीने से लगा लिया। बहू, तू जो भी करेगी मैं तेरे साथ खड़ी रहूँगी। मुझे बस अपनी हंसती मुस्कुराती बहू वापस चाहिए। ये बातें सुनकर महेश जी भी मुस्कुरा उठी। कुछ ही देर में माहौल सामान्य हुआ तो सब अपने कामों में लग गए। तभी महेश जी ने रेनू की ओर मुस्कुराकर देखा और धीमे से कहा, देखा रेनू बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना। कुछ ही दिनों में सीधे हो गए दोनों माँ बेटे। यही एक रास्ता था इनकी अकल ठिकाने लाने का। रेनू हंस पड़ी। उसने ससुर जी के पांव छुए और बोली, पापा जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए उसने राज खोला, वैसे पापा जी, मैंने तो ऑफिस से सिर्फ 20 दिन की छुट्टियां ली थी। वो छुट्टियां जो हर कंपनी अपने कर्मचारियों को साल भर में देती है। महेश जी के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिश्रित भाव आ गए। मतलब तूने कभी नौकरी छोड़ी ही नहीं। वाह मेरी शेरनी बिटिया, तूने तो कमाल का दिमाग लगाया। कुछ ही दिनों बाद रेनू फिर से ऑफिस जाने लगी। मेहनत तो उसके स्वभाव में ही थी और उसकी लगन और समर्पण ने उसे कंपनी का ब्रांच मैनेजर बना दिया। घर में अब पहले जैसी खुशी लौट आई थी। सुमित्रा जी अभी रेनू के साथ रसोई के काम में हाथ बटाती और संदीप भी छोटे मोटे काम संभालने के साथ साथ प्रीतम को संभालने में भी मदद करता था। ममता जी की बातें अभी सुमित्रा जी के मन से पूरी तरह से धुल चुकी थी। आज जब इस बात को 4 महीने बीत चुके थे और रेनू को खबर मिली कि उसकी मासी सास आज फिर से घर आ रही है, तो रेनू के दिल की धड़कनें तेज हो गई। इतनी मशक्क़त के बाद जो घर फिर से मुस्कुराने लगा था, उसमें आज फिर से ममता मासी कदम रखने वाली थी।
जिनके जहर उगले शब्दों ने पहले ही इस घर की नींव हिला दी थी। रेनू ऑफिस से जल्दी आ गई। कुछ देर में बेल बजी, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो रेनू की आंखें आश्चर्य से फैल गई। जो ममता मौसी घर के भीतर आई, उसके चेहरे पर ना वो अकड़ थी, ना ही वो चाल, बस एक थका हुआ सा इंसान जो जैसे जिंदगी की ऊंच नीच से हार चुका हो। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। घर में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी ने पूछा, कैसी हो ममता बहन? तो ममता जी की आंखें एकदम से भर आई। कैसी होंगी सुमित्रा? उनकी आवाज़ कांप रही थी। फिर जैसे दिल का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सब देखकर सब हैरान रह गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। घर में सब ठीक तो है ना? सुमित्रा जी ने चिंतित होकर पूछा। तो ममता जी ने सिसकते हुए कहा, कैसा घर सुमित्रा? वो घर तो मेरा रहा ही नहीं। मेरा घर तो तबाह हो गया। वो फिर से रोने लगी। तो रेनू ने जल्दी से उन्हें पानी पिलाया और चाय बनाकर ले आई। थोड़ी देर बाद जब ममता जी का मन हल्का हुआ तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। पिछले कई महीनों से मेरे दोनों बेटों और उनकी बहुओं में अनबन चल रही थी। दोनों को प्रॉपर्टी का अपना अपना हिस्सा चाहिए था। मैं तो हैरान रह गई थी। वो भाई जो कभी राम लक्ष्मण की तरह एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब अपनी बीवियों के बहकावे में आकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए और बिना मेरे बारे में सोचे उस घर को बेच दिया। दोनों को सिर्फ माँ की संपत्ति चाहिए थी, माँ नहीं। मैं टूट चुकी सुमित्रा। मेरा घर, मेरा आशियाना, जहाँ तेरे जीजा जी की यादें बसती थी, सब खत्म हो गया। कहते हुए ममता जी फिर से रो पड़ी। मैं कहीं की नहीं रही सुमित्रा। तो सुमित्रा जी की भी आंखें नम हो गई। अपनी बहन का ये हाल देखकर उनका दिल पसीज गया। क्यों ममता, मैं हूं ना तेरी बहन, तू मेरे साथ यहाँ रहे। ये घर तेरा भी तो है, उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन ममता जी ने ना में सिर हिलाया। नहीं सुमित्रा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने फैसला ले लिया है कि अब मैं वृद्ध आश्रम जा रही हूँ। बस आज मन थोड़ा भारी था तो सोचा बहन से मिल लूँ, 2 घड़ी सुकून मिल जाए, दिल हल्का हो जाए। सबने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। कुछ देर बाद वो भारी मन के साथ वहाँ से निकल गई। उनकी हालत देखकर महेश जी के मन में विचार आने लगा कि शायद ये ईश्वर की ही लीला है। जो कभी दूसरों के घर में आग लगाया करती थी, आज उसी के घर में आग लग चुकी है। इंसान माने या ना माने, करनी का फल तो यही मिल जाता है। हमारे कर्म ही हमारे आगे आते हैं। तो दोस्तों, आज ममता जी को भी अपनी करनी का फल मिल ही गया था। वो भी कभी अपनी बहन सुमित्रा के घर को तोड़ने चली थी, आज उसी का घर टूट गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।